हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश भैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। सबसे जैसा कि सभी को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और आज इसका लेक्चर नंबर 6 जो है ओवरऑल हम देखने वाले होंगे। और आज का टॉपिक क्या है? देखो, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस हम करने वाले हैं किसकी? प्रैक्टिस हम करने वाले हैं मोल अवधारणा के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि हम मोल अवधारणा पर आधारित जो प्रश्न है आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट क्लास में लेक्चर के अंदर हमने इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। हमने जाना था बेसिकली कि मोल शब्द क्यों आया है, क्या इसका महत्व है और केमिस्ट्री में इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, हम इसको किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। वही सारी बातें जो है हमने आज के हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी। और आज लास्ट टाइम पे आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर्मूलेज भी बता दिए थे, और आज के दिन हम इसके फॉर्मूलेज को थोड़ा और समझेंगे, थोड़ा क्लियर करेंगे, और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एक काम जरूर करिएगा भाई, आराम से कॉपी और पेन लेकर के रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ, तो उसमें आपको सॉल्व करके आंसर भी बताना पड़ेगा। हालांकि हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, उसकी चिंता मत करना, लेकिन हाँ करना खुद से एक बार के लिए। ठीक है, हालांकि फिर मैं भी सॉल्व करके बताऊंगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। सो आज का आई होप क्लियर हो गया हो कि आज हमें बेसिकली क्या करना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वो सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। राइट, ओके, क्लियर है। सो देखो, पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं हल्का सा कि लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर की अगर बात करेंगे तो बेसिकली देखो, मैंने यहाँ पे मोल से हमने शुरुआत किया था। लास्ट लेक्चर का हमारा जो मेन टॉपिक था वो बेसिकली क्या था? मेरा मोल ही था, है ना। ओके, एक बार थोड़ा देख लीजिए। तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने मोल जो है हमने स्टार्ट किया था, और यहाँ पर हमने कुछ बातें आपको बताई थी। मोल का मेनली पर्पस क्या पर होता है? देखो, मोल अगर देखा जाए तो बेसिकली ये वो मात्रक है जिसका उपयोग पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। अगर ऐसा ही पद्धति की बात करेंगे तो इसका मेन पर्पस क्या है? पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, और आई होप पदार्थ से आप समझ गए होंगे। पदार्थ से मेरा मतलब होता है कण से, परमाणु से, अणु से, जो बहुत ही छोटे आकार के जो कण होते हैं उनकी काउंटिंग करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए बेसिकली आप मोल शब्द का उपयोग करते हो। कैसे? क्योंकि मोल जो होता है वह समय काउंटिंग बताता है, गिनना बताता है। मोल बेसिकली क्या बताता है कि आपको कणों को गिनना, कणों को गिनने के लिए बेसिकली मोल शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? आपको पता है कि एक मोल बहुत बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या वो संख्या होती है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण। ठीक है, ये बेसिकली इसकी वैल्यू होती है कि एक मोल में कितने कण होते हैं या कितनी चीज़ें आ सकती हैं, इतनी आ सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस संख्या को हम एक नाम भी देते हैं। आपको पता है इस संख्या को हम अलग से क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, जिसको कि आप Na से प्रदर्शित करते हो। तो मैं चाहूँ तो इसको बराबर में 1 Na भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना बस एक चीज़ कि अगर जब एग्जाम में आपसे पूछी जाती है तो मोल अगर बात करें तो मोल बेसिकली शब्द को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो नंबर है वो संख्या को प्रदर्शित करता है। ओके, क्लियर है? ओके, राधे राधे आ रही है, राधे राधे। थोड़ा लेट आए हो पर चलो ठीक है, बेसिकली अभी तो रिकैप ही चल रहा है आराम से। ठीक है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो ये वाली बात हमने कहने की लास्ट टाइम हमने की थी। आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर रही होगी, है ना। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मोल होता है उसके 3 फॉर्मूले होते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि पदार्थ की अवस्था मतलब पदार्थ की मात्रा अगर आपको काउंट करनी है कि भाई कितना पदार्थ है, कितने कण हैं, कितने परमाणु अणु जो भी हैं वो कितने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो पदार्थ की मात्रा किस रूप में आप ज्ञात करने वाले हो। तो पदार्थ की मात्रा 3 रूपों में होती थी, आपको याद है ना। कौन कौन सी थी? आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास जो पदार्थ की मात्रा जो है वो बेसिकली आप 3 रूपों में देखते हो। एक तो आप देखते हो भार, जो कि आपके ग्राम के अंदर होना चाहिए। एक आप देखते हो अपना संख्या के रूप में भी आप देखते ही हो, संख्या तो मेन है ही। ठीक है, और एक आप देखते हो आयतन के रूप में, जिसमें मैंने आपको ट्रिपल स्टार लगवाया था। अगर आयतन में कंडीशन थी कि आयतन आपको गैस के लिए होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए मात्रक इसका, और STP पर ये होना चाहिए। ओके, ये वाली बात हमने आयतन के लिए की थी, और हर एक स्टार एक एक कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, और मैंने आपको हर एक के लिए मोल का फॉर्मूला बताया था। फिर क्या क्या फॉर्मूला बताया था? मैंने बताया था कि हमारे पास जो मोल होता है वो क्या होता है बाहर के केस में, वो आपके पास होता है आपका पदार्थ का या पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे आपका मोलर द्रव्यमान, जिसका मात्रा क्या था आपका ग्राम प्रति मोल, है ना, इस प्रकार से। और मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था, है ना। लास्ट टाइम आपको याद है ना कि इसके बाद क्वेश्चन आपको बताए भी थे कि मोलर द्रव्यमान कैसे निकालना है, कि किसी भी पदार्थ का जिसका भी मोलर द्रव्यमान निकालना है उसका जैसे आप नॉर्मली उसका अणुभार निकालते हो वो आप कैलकुलेट कर लो, और लास्ट में AMU की जगह हटा करके आपको ग्राम प्रति मोल लगा देना है मात्रक, बस दैट्स इट, और हमारा काम हो जाता है ना। दूसरा तरीका था हमारा संख्या से, संख्या वाला फॉर्मूला बताया था कि आपको इसमें एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड लगाना पड़ता है। दूसरा फॉर्मूला क्या था आपके पास? दूसरा फॉर्मूला ये था कि आपके पास मोल इक्वल्स टू आपका जो भी नंबर है इसमें डिवाइड लगाते हो एवोगाड्रो नंबर से। सिंपल, इसको मैं चाहूँ तो सिंबल के रूप में भी लिख सकता हूँ, और इसका मात्रा क्या था आपका मोल इनवर्स, अगर एवोगाड्रो संख्या की बात करेंगे तो, है ना। अच्छा, और आयतन के केस में क्या बोला था? आयतन के केस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अभी इस स्थिति में जो मोल आता है वो इक्वल्स टू क्या आता है आपका गैस का STP पर जो आपका आयतन है, जो कि बेसिकली आपका लीटर में होगा, उसमें आप डिवाइड लगाते हो 22.4 लीटर्स, इस प्रकार से, तो फिर आपको वैल्यू मिल जाती है। ओके, क्या मुझे बताया यहाँ तक का पार्ट क्या सभी को क्लियर है? और मैंने आपको STP और NTP क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताया था, है ना। STP का था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि मानक ताप दाब, मतलब बेसिकली मैंने तापमान और दाब की जो कंडीशन है उनको हमने फिक्स कर दिया, तो इसमें गैस का आयतन भी काफ़ी फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो वो वाली बात थी। ओके, क्लियर है? बताओ भाई यहाँ तक का पार्ट सभी को क्लियर है कि नहीं? ये बेसिक रिवीजन मैंने करवाया अभी तक, तो केवल अभी तो आगे का स्टार्ट नहीं किया। आज हम क्या करेंगे? अभी तक तो केवल रिवीजन ही किया गया है। जल्दी से बता दीजिए, रिवीजन कर रहे हो ना भाई? नहीं कर रहे सभी लोग? देखो, जितना रिवीजन करके रखोगे उतना अच्छा रहेगा। और मैं ये नहीं कह रहा था आपको एक ही बार रिवीजन करना, आपको मेहनत तो यही होती है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है। आपको लग रहा है कोई चीज़ भूल रहे हो, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा और वापस देख लिया, काम अपना हो जाता है, ठीक है। और DSA क्या आप लोगों ने सॉल्व किए या नहीं किए, पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, लास्ट टाइम आपके क्लास के DSA मोल अवधारणा के थे, तो वो भी हम देखेंगे, उसके क्वेश्चंस भी हम देखने वाले होंगे, ताकि आप उसमें अच्छी प्रैक्टिस रख सको। ओके, सो आरोही, क्योंकि आप क्लास में हो, चलिए फटाफट से बताइए भाई, क्या रिवीजन किया था, नहीं किया था, या फिर क्वेश्चन किए थे, नहीं किए थे? जल्दी से पहले कमेंट करके बताइए, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आज की क्लास के अंदर हमें केवल बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है अपना, है ना। चलिए, ओके, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, आपके कमेंट का वेट चल रहा है, वरना अभी आगे नहीं पढ़ पाएंगे हम ऐसे। जल्दी जल्दी कमेंट करो थोड़ा सा, ठीक। तो भाई देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन फॉर्मूलेस को कितना समझते हो, ठीक है। और चिंता मत करो, देखो DSA के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो आपको ऐसे DSA आपको मिलते हैं। ओके, सो अब आराम से आज हम इसको सॉल्व करने वाले होंगे। इससे पहले भी आपको मिले होंगे, ये तो 5वें नंबर वाला DSA अगर आपने देखा हो तो, ठीक। तो यहाँ पर आपको सारी बातें बताई जा रही है, तो जो भी बताया जाता है क्लास के अंदर वो सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि चलो एक एक करके इसके थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं, और थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम आगे फ्लो चार्ट का डिस्कशन हम और कर रहे थे, है ना। तो हम फ्लो चार्ट को भी हम बनाएंगे, कौन सा आपको याद होगा, इस पर एक फ्लो चार्ट भी है, वो भी हम बनाएंगे ताकि आप मोल को और ईजिली कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो चलिए भाई सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके देखते हैं और देखते हैं भाई आप लोगों ने क्या किया है कि नहीं किया। तो बताइए पहले सवाल का जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि पदार्थ की मात्रा के लिए कौन सी राशि होती है, किलोग्राम, मोल, लीटर या फिर मीटर। सिंगल स्टार क्वेश्चन है, एज यू कैन सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन एक्चुअल में, अगर देख के टिक होने वाले क्वेश्चन है ना। तो पदार्थ की मात्रा के लिए कौन सी भौतिक राशि बनाई गई है? हम जानते हैं पदार्थ की मात्रा के लिए किलोग्राम तो केवल वजन के, भार के लिए होता है वो तो, ठीक है। मीटर जो होता है वो लंबाई के लिए होता है, लीटर बेसिकली आयतन में कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए पदार्थ की मात्रा जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हम जो सही शब्द लेके चलते हैं केमिस्ट्री में, वो आपका मोल होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन। ओके, तो थोड़ा सर्कलिंग की आदत डाल के रखो, ठीक है। जितना सर्कलिंग करोगे उतना अच्छा प्रैक्टिस बनता है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो ईजी था, ठीक है।
अच्छा अगला वाला क्वेश्चन क्या, देखो अगला वाला क्वेश्चन आपका डॉलर वाला है, मतलब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है अगर देखा जाए, मतलब इसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा, परंतु लेंथी का मतलब ये नहीं कि मुश्किल होगा बहुत, नहीं मुश्किल नहीं होगा, लेंथी होगा, बस थोड़े से ज़्यादा स्टेप्स हो सकते हैं इसके अंदर, है ना। अब जैसे कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, अगर आपने सॉल्व किया तो इसका जवाब आपको देना चाहिए फिर तो, अगर आप इसको सॉल्व करके बैठे हो तो, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई नीचे लास्ट में आंसर की देखिए और उसमें देख के हो गया, नहीं ऐसे नहीं, इसको सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको ये बताना है कि निम्न में से किस में जल के कणों की संख्या अधिकतम है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, ये एक बहुत ही अच्छा वाला पैटर्न का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई अधिकतम कणों की संख्या कब होगी या न्यूनतम कणों की संख्या कब होने वाली, ऐसे वाले क्वेश्चन। अब पता है ऐसे में क्या करना पड़ता है, कणों की संख्या बेसिकली मोल के समानुपाती, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पे मोल संख्या ज़्यादा होगी उसकी कणों की संख्या भी ज़्यादा होने वाली है। तो मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ एक बगल की बगल में, चलो मैं यहीं की क्वेश्चन के साथ ही डलवा देता हूँ। क्या सिंपल सी बात है कि हमारे पास आपके पास जो भी कणों की संख्या होती है वो असल में मोल के समानुपाती होती है, क्योंकि मोल भी अपने में बड़ी संख्या है, और मोल की वैल्यू अगर बढ़ती चलेगी मतलब समझ जाओ कि भाई कणों की संख्या बढ़ रही है। तो हमें करना है क्या है, बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में ये करना है कि आपको हर एक के लिए आपको मोल निकालने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए भाई एक एक करके मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे पता है वैसे तो आप बता दोगे आंसर देख करके, अगर सॉल्व किया होगा तो बताइए भाई कि पहले वाले ऑप्शन में क्या लिखा है भाई, 1 लीटर जल में मोल की संख्या क्या होनी चाहिए। चलिए मुझे कमेंट करिए, अगर उसी से पता चलेगा आपने किया है कि नहीं किया है, वरना ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना। चलो बताओ भाई, तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिया, चलो एक एक करके थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करवा के देखते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, ऑप्शन फर्स्ट ये बोलता है आपको बताना पड़ेगा 1 लीटर जल जो कि लिक्विड अवस्था में है, इसमें आपको बताना पड़ेगा मोल की संख्या क्या होने वाली है। चलिए बताइए जल्दी से, ओके भाई ना, अगर आपने सॉल्व किया तो आंसर दो। चलो बताओ भाई, इस टाइम पे सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व करके रखे हो तो मुझे तुरंत आंसर चाहिए, आ रही फटाफट से जल्दी से आंसर दो कि 1 लीटर जल में आपने कणों की संख्या यानी मोल संख्या आपने कैसे निकाली होगी, ठीक है। चलो इस वाले को मैं बता देता हूँ, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन किया होगा, मुझे लगता तो नहीं है, जितना स्लो कमेंट चल रहे हैं, जितना सुस्त रिस्पॉन्स चल रहा है उसको देखते हुए तो चांसेस काफ़ी लो लग रहे हैं मेरे को कि हाँ भैया किया होगा कि नहीं किया होगा, कि पहले ही छोड़ दिया गया होगा। हाँ देखो भाई, जब बोला गया 1 लीटर जल, अब देखो होने को यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, लेकिन आपको नोटिस किया होगा जल आपका लिक्विड अवस्था में, जो एल यहाँ पे लिख रहा है बेसिकली ये पदार्थ की अवस्था को शो कर रहा है, ये लिक्विड अवस्था को शो कर रहा है ना। और आपको पता है जो फॉर्मूला होता है, जो आपका आयतन वाला फॉर्मूला है वो एसटीपी पे लगता है और गैस के आयतन पे लगता है, गैस होना चाहिए, द्रव का आयतन नहीं, गैस का आयतन, और भी एसटीपी यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे। तो देखो भाई हम एक बार बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, देखो एक बार ध्यान रखना, स्पेशल तरीका होता है मोल निकालने का, ठीक है। कैसे कि अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी क्या दिया हो द्रव का आयतन, तो आपको देखो प्रॉब्लम आएगी, क्यों, क्योंकि द्रव का आयतन का कोई फॉर्मूला था नहीं, है ना, आयतन के केस में। पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे इस द्रव के आयतन को अगर मैं उसके बाहर में बदल दूं, कि द्रव का जो भी आयतन है अगर उससे मैं उसका बाहर निकाल लूँगा तो क्या मेरा काम नहीं हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, द्रव के आयतन को मैं क्या करूँगा, इससे मैं क्या निकालता हूँ, द्रव का भार, कि द्रव में कितना वजन है वो मैं ग्राम में निकाल लूँ, तो फिर मैं मोल का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। कैसे, आपको पता होगा एक शब्द आता है हमारे पास, थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो कभी भी, घनत्व। कितने बच्चे घनत्व के बारे में जानते हैं, घनत्व इंग्लिश में क्या बोलते हो, डेंसिटी, हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। घनत्व क्या होता है, घनत्व बेसिकली होता है इकाई आयतन में जो भी आपके भार की वैल्यू होती है वो बेसिकली आपका घनत्व होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको आप क्या बोलते हो, इकाई इकाई आयतन के द्रव्यमान को आप घनत्व कहते हो, डेंसिटी कहते हो, ठीक है। और देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल होता है आपका m अपॉन में v, ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो अगर आप
आयतन अगर आपको पता है और आपको घनत्व पता है तो उससे आप द्रव्यमान निकाल सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं इस चीज़ को करके बताता हूँ। देखो जैसे कि देखो वैसे अच्छा घनत्व का मात्रा क्या होता है बेसिकली सामान्य तौर पे अगर आपका द्रव्यमान अगर आपके ग्राम में है और आयतन अगर आपका ml के अंदर है तो उसका मात्रा क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन यानी ग्राम प्रति ml। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला क्वेश्चन में बोला है 1 लीटर जल है, मेरा टास्क क्या है 1 लीटर जल का आपको बाहर बताना है। तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर सकते हो कि आपको पता है देखो एक मतलब जल का घनत्व क्या होता है बेसिकली ध्यान रखना। वैसे तो चलो मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ। जैसे अगर बात करेंगे हमारे पास वह क्या होता है 1 ग्राम प्रति ml, यानी 1 ml में जितना आयतन होता है उतना 1 ml ही 1 ग्राम के बराबर आता है। इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो हमें देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया हमारे पास जल का आयतन कितना देखो 1 लीटर। पर वही ना देखो हमारा जो मात्रा है कि वो ml में चलता है तो पहले लीटर को ml में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या होता है, हमें जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है हमारे पास 1000 ml होता है। मुझे जल का घनत्व पता है कितना 1 ग्राम प्रति ml। तो फॉर्मूले में अगर मैं रखूं तो क्या हो जाएगा, तो क्योंकि D इक्वल्स टू क्या होता है m/v होता है और यहाँ पे रखा जाए तो क्या होगा तो 1:2 हो जाएगा। द्रव्यमान मुझे ज्ञात करना है जो कि मुझे ग्राम में मिलेगा, अपन में आयतन मुझे पता ही है 1000 ml है। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसको देखते हुए 1000 ग्राम। कुछ नहीं करना, इसका यहाँ गुणा कर दो अपना आ जाएगा ग्राम में बाहर। सही है ना, सही है। और अब देखो अब आप कर सकते हो, अब आप चाहो तो मोल निकाल सकते हो। कैसे, वो क्या जी ग्राम में मात्रा कितना, दो ग्राम वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है आराम से। अब क्या कर सकते हो कि क्या मैंने से पदार्थ का बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकालने के बाद अब आपको अगर मोल निकालना है तो क्या करोगे, इसमें आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा मोलर द्रव्यमान से। जब ऐसा करोगे तो फिर आपको मोल मिल जाएगा। सिंपल टास्क है हमारे पास, इतना मुश्किल तो बचता नहीं है। तो कितना बचेगा मोल, तो ग्राम में मात्रा कितनी है 1000 ग्राम। अपन मोलर द्रव्यमान किसका डिवाइड लगाओगे, किसका मोल निकालो, आप निकालो जल का। जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O का भार कितना होता है, H2O का भार तो 18 AMU होता है, उसका जो अणुभार है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, मोलर द्रव्यमान चाहिए। तो क्या हो जाएगा AMU की जगह पर ग्राम पर मोल हो जाएगा, यानी कि 18 ग्राम पर मोल, यानी आपके पास हो जाएगा आपका 55.55 मोल। ठीक है, ये जो है आपके मोल की संख्या होगी। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए क्या ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से देखो सभी को बताना पड़ेगा। ओके जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या लगता है भाई आया है कि नहीं आया है, आंसर निकला नहीं निकला, सही है ना। ये तरीका क्लियर हो गया कैसे हमने किया। बेसिकली आपने कुछ नहीं किया, बेसिकली हमने जो हमारा आयतन था पर क्योंकि वो लिक्विड में था उसको मैं डायरेक्टली यूज नहीं दे सकता था, है ना। प्लस यहाँ पे एसटीओ भी नहीं दिया गया था कि भाई मानक ताप दाब हो, नहीं उसको भी नहीं दिया, तो आप इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हमने इसको पहले क्या किया, इसके घनत्व का यूज़ करके पहले हमने इसको बदला इसके ग्राम में, इसका वजन निकाला और फिर हमने आराम से मोल वाला फॉर्मूला लगा लिया। सही है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे औरों के लिए भी निकालना पड़ेगा। 1 ग्राम बर्फ 1 लीटर जलवाष्प में एचटीपी पर और 1 मोल जल के अंदर। तो चौथे वाले में तो आपको ऑलरेडी मोल बताया गया, लेकिन दूसरे और तीसरे में जो है आपको मोल नहीं बताया गया, तो फिर आपको इस स्थिति में देखना पड़ सकता है। चलो एक काम करते हैं, दूसरे और तीसरे को भी फटाफट सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो चलो सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं। आपको क्या बोला है, 1 ठीक है 1 ग्राम बर्फ में। अब देखो यहाँ पर आपको पदार्थ की ग्राम मात्रा तो दी है, लेकिन मोलर द्रव्यमान क्या होगा बर्फ का। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, बर्फ क्या होता है, बर्फ बेसिकली पानी ही होता है ना, पानी ही तो होता है। तो पानी की अगर बात करेंगे तो पानी का फॉर्मूला H2O है। अब एक बार ध्यान रखना, पदार्थ की भले अवस्था बदल रही हो, लेकिन जब तक वो पदार्थ सेम है उसका फॉर्मूला नहीं बदलता है। यानी बर्फ का फॉर्मूला हो, पानी का फॉर्मूला, चाहे वो जलवाष्प हो, हर किसी का फॉर्मूला H2O रहता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट मैं यहाँ पे और लिख सकता हूँ, क्या
कि पदार्थ की अवस्था बदलने पर उसका रासायनिक सूत्र नहीं बदलता है। ठीक है, सिर्फ पदार्थ की अवस्था वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका रासायनिक सूत्र बदलेगा, नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर पूछे तो बर्फ का क्या हो जाएगा, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि बर्फ कह लो, चाहे आप कह लो, आप कह लो जल कह लो, चाहे आप कह लो जलवाष्प कह लो, क्योंकि जलवाष्प क्या आपकी गैस अवस्था हो जाती है। तीनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका H2O ही रहता है, रासायनिक सूत्र तीनों का H2O है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर आप इसको लेकर के चल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आती है बात। तो मैं कैसा मोल निकाल सकता हूँ, बहुत चीजें निकाल सकते हैं आप तो हमारे पास मोल क्या हो जाएगा, पदार्थ की ग्राम मतलब 1 ग्राम अपॉन H2 का फॉर्मूला है मोलर द्रव्यमान क्या होता है आपका 18 ग्राम पर मोल रहेगा। ठीक है, यानी कि 1/18 मोल। ठीक है, आप तो डिवाइड कर सकते हो, पर हमें केवल कंपेयर करना है, तो इसको डिवाइड करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है हमारे पास तीसरे ऑप्शन में क्या दिया, तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है 1 लीटर जलवाष्प के अंदर, कि 1 लीटर जलवाष्प में कितने मोल होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, जो कि एसटीपी पर है। तो देखिए भाई, बहुत ही सिंपल सा टास्क है हमारे पास कि अगर आप 1 लीटर जलवाष्प की अगर बात करें तो जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प के लिए H2O ही है, पर वो गैस अवस्था है। तो ये क्या हो जाएगा, जलवाष्प क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने बताया आपके पास H2O जल ही है, लेकिन वो गैस अवस्था के अंदर है। ठीक है, तो अब ऐसे में अब क्या करेंगे, तो अब आप आराम से, अब देखो इस स्थिति में ये गैस हो गया, आयतन दिया हुआ लीटर के अंदर, और आपको एसटीपी बोला गया है, तो अब आप आयतन वाला फॉर्मूला अब लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फिर मेरे पास मोल इक्वल टू हो जाएगा 1 लीटर बटे 22.4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/22.4, डिवाइड नहीं लगाना, बस वैसे ही है। ठीक है, और चौथे वाले ऑप्शन में देखो पहले से ही मेंशन है कि 1 मोल जल। ठीक है, तो हमने चारों में हमने क्या निकाले, मोल की संख्या निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या था हमारा कि अधिकतम मोल कहाँ पर होंगे, अधिकतम कणों की संख्या कहाँ पर होगी, जहाँ पर मोल संख्या सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा कहाँ निकल के आया। तो देखो भी मैं हर एक के लिए वैल्यू एक बार यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पर तो आपके पास आया 55.5 मोल, यहाँ पर आपके पास आया था 1/18 मोल, यहाँ पर आया था 1/22.4 मोल, और यहाँ पर तो 1 मोल दिया ही हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोल कहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि वहां पे कणों की संख्या सबसे अधिकतम रहने वाली है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बेसिकली आप मोल संख्या ज्ञात करते हो। ओके, क्लियर हुआ थोड़ा सा कि कैसे में मोल संख्या निकालनी होती है, कौन सा मामला कब लगता है, कब लगाना है। तो ये चीज़ जितनी क्लियर रहेगी ना, उतना अच्छे तरीके से चीज़ें सॉल्व कर पाओगे। ओके, मुझे बताइए भाई, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है, क्या ये क्लियर हुआ आरोही बेटा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। देखो कमेंट करोगे तभी पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलता है मेरे को। ठीक है, एक बार देखो और मुझे बताओ।
ओके चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब देखो समझो, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। चलो अगले वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना। अच्छा एक चीज़ और है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी ये ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर करके देता है, ठीक है। अच्छा एक बात तो ध्यान रखिएगा, वैसे मोल के ना हमारे पास एक नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ। जब हम बात करते हैं मोल तो इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं देखो, ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि देखो अगर हम बात करेंगे हमारे मोल की, तो मोल के हमारे पास 3 नाम और आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखो ध्यान दो। मोल को हम क्या बोलते हैं, मोल को पहली बात तो हम इसके 3 नाम और आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो समझ लो, ठीक है। देखो मोल को क्या बोलते हैं, मोल को आप ग्राम परमाणु भी कहते हो, ग्राम परमाणु, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या हमारे पास, इसको ग्राम अणु के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ग्राम आयन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो ये शब्द कहाँ से आते हैं, ये शब्द बेसिकली आते हैं कि आपके पास आप मोल को ही बोल रहे हो लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करके बोला जा रहा है। ओके क्लियर है। ओके ओके टैबलेट में कमेंट नहीं हो पा रहा है सर, ये बहुत हैंग हो रहा है। अच्छा अच्छा ये बात है क्या, शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है कोई। ओके ठीक है अरे बेटा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप केवल देख लो और कमेंट के लिए काम करते हैं। मैंने टीम को कह दूंगा, ठीक है, अभी कुछ देर बाद ही जैसे क्लास एंड होगा तब मैं कह दूंगा, तो वो एक बार इसको चेक कर देंगे भाई आखिर प्रॉब्लम इशू कहाँ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी के चलो थोड़ा देख लो और थोड़ा समझ लो जितना हो सके, ठीक है। अच्छा अब देखो समझो, यहाँ पर अगर बात करें तो मोल के 3 मान, ग्राम परमाणु, ग्राम अणु, ग्राम आयन, ठीक है। अगर केवल ग्राम लिखा हुआ है कहीं पर भी तो समझो कि वो बाहर है, लेकिन ग्राम परमाणु लिखा है समझ ना वो मोल है। कैसा होगा मैं अभी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा उसको, ठीक है। अच्छा लेकिन ये ग्राम परमाणु कब आते हैं, ये बेसिकली मोल होता है लेकिन स्पेशली परमाणु के लिए। ग्राम परमाणु जो होता है स्पेशली, ये वर्ड स्पेशली चलता है परमाणु के लिए मोल, ठीक है। ये वाला जो चलता है ग्राम अणु, ये चलता है अणु के लिए, और ये वाला चलता है आपके ग्राम आयन मतलब कि आयन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिकली जो है आपके मोल की अलग अलग वैल्यूज आती है, मतलब अलग अलग नाम आते हैं डिपेंडिंग आपका कण कैसा है। कण अगर परमाणु है तो उसके लिए आप ग्राम परमाणु शब्द भी उपयोग में ले सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अगर आपका कण अणु है तो ग्राम अणु उसके लिए स्पेशली ले सकते हो यूज में, मोल की जगह ग्राम अणु। और अगर आयन है तो ग्राम आयन आप शब्द ले सकते हो उसके लिए एज अ मोल की जगह पर, ठीक है। अब तो कैसे देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास CH4 के 1 मोल में क्या उपस्थित रहता है, आपको ये बताना, ठीक है। ऑप्शन में पहला बोल रहा है कि हाइड्रोजन के 6.023 इंटू 10 की और 23 परमाणु होते हैं क्या। तो देखो अगर हम CH4 के में एक अणु को अगर मैं एक्सप्लेन करके देखूं तो देखो हमारे पास क्या निकल के आता है। कितना था हमारे पास CH4 1 मोल, अच्छा ठीक है। तो CH4 के 1 मोल में देखो कितने आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन की और कार्बन की, चलो दोनों की संख्या निकाल के देखते हैं ना। देखिए अगर हम बात करें तो 1 मोल तो छोड़ो, मैं बोलता हूँ केवल एक अणु के अंदर अगर मैं एक CH4 का अणु ले लूँ, केवल एक अणु, तो इसमें क्या क्या रहेगा मेरे पास, एक तो कार्बन का परमाणु रहता है प्लस 4 मेरे पास हाइड्रोजन के परमाणु रहने वाले हैं, यही तो रहेगा मेरे पास। क्योंकि एक सिंगल अणु की बात करेंगे तो उसमें एक कार्बन है यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन है, क्लियरली नंबर से पता चल रहा है हमारे तो, है ना। अब बात आती है 1 मोल में कितना रहेगा फिर, तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, एक अणु में एक कार्बन है तो 1 मोल में कितना कार्बन होगा, 1 मोल कार्बन पर होगा, प्लस हाइड्रोजन कितना होगा, एक अणु के अंदर 4 हाइड्रोजन होते हैं तो 1 मोल में कितने होंगे, 4 मोल होंगे। सही है नहीं वाला पार्ट तो, है ना। ओके ये तो सिंपल है कि अगर हम काउंटिंग की बात की जाए बेसिकली, जैसे ऐसे मान लो ना कि जैसे मान लो आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है। अब एक पेंसिल बॉक्स में क्या होता है, आपके पास 5 पेंसिल आ रही है और 1 रबर आती है,
है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको एक की जगह पर आपके पास मान लो आपके पास 5 पेंसिल बॉक्स आ जाते हैं, तो उसमें कितनी रबड़ आएंगी, तो आप क्या बोलोगे कि यार एक पेंसिल बॉक्स में एक रबड़ होती है, तो 5 पेंसिल बॉक्स में 5 रबड़ होनी चाहिए। तो वही तो यहाँ पे आ रहा है कि एक CH4 अणु के अंदर एक कार्बन होता है, तो एक मोल मतलब काफी बड़ा नंबर हो गया ये, 6.022 × 10⁻23। CH4 अणु के अंदर कितने होंगे, उतने ही होंगे, एक के अंदर एक आता तो 5 के अंदर 5 आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक पेंसिल बॉक्स के अंदर क्योंकि 5 पेंसिल्स हैं, तो 5 में कितने देंगे, 25 हो जाएंगे, 5 गुना करना पड़ेगा। तो एक में 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो एक मोल में कितने होंगे, 4 मोल हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक मोल कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु, ठीक है। और यहाँ पर 4 मोल में कितने हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे, तो इसका 4 गुना। ओके, मोल तो शब्द हो गया ना, संख्या के लिए क्या करोगे, आपको तो संख्या से गुणा करोगे। ये ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन से बोला था कि हमारे पास 6.023 × 10⁻23 परमाणु है। तो अगर देखा जाए तो इतने नहीं है, इसके 4 गुना थे करीब करीब, है ना। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये वाला तुम्हारे पास गलत हो जाता है, तो मतलब ऑप्शन 1 तो इसका आंसर नहीं होगा कम से कम। अच्छा, ऑप्शन दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम परमाणु। अब देखो समझो, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 4 ग्राम परमाणु हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु जो रहेगा वो 4 मोल रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 4 मोल परमाणु रहने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही निकलेगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था, देखो हाइड्रोजन के मेरे पास 4 मोल हाइड्रोजन परमाणु आए थे। तो अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो मैंने दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। पर फिर भी चलो तीसरे चौथे को भी चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या लगेगा, तो CH4 के 1.18 × 10⁻23 अणु, तो इतने तो नहीं है, एक मोल के अंदर इतने थोड़ी होते हैं, एक मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। यहाँ पर तो 1.81 लिखा है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। चौथा के कार्बन के 3 ग्राम परमाणु, इसका मतलब क्या है कि कार्बन के कितने परमाणु होने चाहिए, 3 ग्राम परमाणु, मतलब कि 3 मोल परमाणु होने चाहिए, ठीक है। ग्राम परमाणु का मतलब क्या हो जाएगा, 3 मोल परमाणु या 3 मोल होने चाहिए। पर देखा जाए तो ये भी गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा था एक CH4 के अंदर एक कार्बन होता है, तो एक मोल CH4 के अंदर एक मोल कार्बन होगा, ना कि 3 मोल कार्बन, तो यानी कि ये भी गलत दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर, हम 2 को सर्कल कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बशर्ते ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए मार्क्स खाते हैं कि उनको ग्राम परमाणु का मतलब नहीं पता, तो वो ग्राम परमाणु को ग्राम वजन ले लेते हैं, परमाणु संख्या ले, परमाणु परमाणु ले लेते हैं, वो गलत है। इसका मतलब क्या है, ग्राम वजन नहीं है, ग्राम बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पे मोल व्यक्त करवा रहा है, ठीक है। ग्राम परमाणु बेसिकली मोल हो रहा है वो, ठीक है। क्लियर है ये वाला पार्ट, ओके। अच्छा देखो एक काम करो, अगर देखो इनकेस अगर टैबलेट आपका हैंग भी हो रहा हो, तब भी मैं चाहूँगा कि आप फिर भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा हैंग होगा, थोड़ा लेट कमेंट आएगा, लेकिन आ जाएगा, तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, एटलीस्ट मुझे पता तो रहेगा कि हाँ भाई क्लियर है। और लेट कमेंट भी अगर इनकेस अभी आ भी रहे, चलो ठीक है, कम से कम अगर कमेंट दिख जाएगा तो मैं हो सकता थोड़ी देर बाद से पर उसको सॉल्व जरूर कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है, आप जरूर करना, ठीक है। अभी के लिए आपका ये एक सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल बात है कि इसको हम प्रॉपर सॉल्व करवा लेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जैसे अगला क्या है, देखो अगले भी देखो क्वेश्चन हमारे पास और भी अच्छे है कि देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसा है। ये क्वेश्चन आपका 2 स्टार क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये है कि मानक परिस्थितियों में, देखो क्वेश्चन बोला है मानक परिस्थिति में, यानी कि STP ऐसे लिखा आता है मानक परिस्थितियों में आयतन अनुसार 21% ऑक्सीजन होती है, तो 1 लीटर वायु में ऑक्सीजन के मोल की संख्या आपको निकालनी है, ओके। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपके पास अगर मानक परिस्थितियां, अगर मैं STP वाली कंडीशन अगर देता हूँ इन्वायरमेंट के अंदर, और आपको बोलूँ कि आपके पास ओवरऑल हम जानते हैं, वैसे कॉमन सेंस भी यही बोलता है कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर मेरे पास 1 लीटर अगर मेरे पास वायु अगर मैं लेकर चलता हूँ, तो उसमें ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, ठीक है। तो आपको पता करना पड़ेगा। देखो तो इसको लिए हम क्या करेंगे, देखो STP वाली कंडीशन दी है, ऑक्सीजन तो गैस भी होता है, ठीक है। तो उसको कैसे करोगे, तो देखो हमें यहाँ पे ऑलरेडी STP कंडीशन बोला जा रहा है, ठीक है। हमें बोला कि 1 लीटर वायु में 21%
ऑक्सीजन होती है। 1 लीटर वायु में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो अगर मुझे आयतन वाला फॉर्मूला लगाना है तो पहले मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन का आयतन पता होना चाहिए ना, अगर लॉजिकली देखा जाए। क्योंकि देखो हमारा ट्राई करके कहता है, हमारा मन ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे यहाँ पे इस आयतन वाले फॉर्मूले को लगाना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस भी है, एसटीपी भी है। बस आपको आयतन पता होना चाहिए। आयतन के लिए क्या करोगे, आपको क्या बोला है, 1 लीटर का 21% ऑक्सीजन होगा, यानी कि उसका यूज करके मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का आयतन निकाल सकता हूँ। कैसे, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इन्होंने बोला ना कि 1 लीटर में 21% ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन का आयतन कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि आपके पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 लीटर का 21%, यानी कि 21/100, यानी कि 0.21 लीटर। तो ये आपका आयतन हो जाएगा। और अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, मोल निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन 0.21 अपन ऑक्सीजन का हम अपन में डिवाइड क्या लगाओगे आप, 22.4 लीटर्स। दैट्स इट। इसमें डिवाइड लगाओगे तो जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि तो रफ आइडिया बता रहा हूँ, 21 में 22 से डिवाइड लगाएंगे तो यार पूरा 10 बार तो नहीं जाएगा, पर 0.9 समथिंग को जाना चाहिए कि 9 कहीं ना कहीं शुरुआत का अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसका जो आंसर है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो आपका कौन सा हो सकता है, पहला नहीं हो सकता, दूसरा तीसरा नहीं, चौथा हो सकता है। चौथा इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। बट ट्राई करके देख लेना, ठीक है, पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ओके, अच्छा क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, बेस्ट इट, यही चीज़ होनी चाहिए, है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या, अगला वाला क्वेश्चन आप भी कर सकते हो मेरे हिसाब से। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो मैंने क्या बोला, देखो हर एक तत्व का ग्राम में मात्रा आपको दी हुई है, जो भी आपको दिया हुआ पदार्थ हर एक की ग्राम में मात्रा दी, 1-1 ग्राम। मोलर द्रव्यमान देखना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि पदार्थ की मात्रा तो फिक्स हो गई। तो और फिर देखो, तो यहाँ पर पता क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे पास जो मोल है, ग्राम वाला फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास ग्राम में मात्रा बटे इसका एमएम बेसिकली क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास को जब इंग्लिश में मतलब हिंदी में मोलर द्रव्यमान कहते हो, है ना। तो एमएम बेसिकली क्या होता है, सिंबल्स कभी कभार थोड़े से काम आ जाते हैं। इसका मतलब आपके पास मोलर मास, हिंदी में क्या बोलते हैं इसका, मोलर मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो क्योंकि हर एक की ग्राम में मात्रा फिक्स है, अगर ये ऊपर वाला वैल्यू फिक्स हो गया तो फिर नीचे वाली वैल्यू देखी जाएगी ना, कि जितना बड़ा नंबर होगा डिवाइड करने पे उतना ही छोटा नंबर आएगा, मोल की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका जो मोलर द्रव्यमान होता है या मोल होता है, वो असल में आपके मोलर द्रव्यमान, मोलर मास की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगर ग्राम में मात्रा फिक्स हो गई तो सब में देखो 1-1 ग्राम रहेगा, तो यानी कि जिसका मोलर द्रव्यमान ज़्यादा निकला उसका मोल सबसे कम आएगा। देखो वही वाली बात है कि भाई एक में एक तरफ 2 से डिवाइड लगाओ, एक तरफ 5 से डिवाइड लगाओ, सिंपल सी बात है। जहाँ पर हर जिसे डिवाइड लगा रहे वो वैल्यू बढ़ेगी, आपका आंसर कम आएगा, तो मोल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा, जिसका मोलर द्रव्यमान सबसे कम होता है। डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी तरीका होता है, अप्रोच होता है करने का। मतलब अगर आप करो कि पूरा सॉल्व करो भाई, एक एक रखो और डिवाइड लगाओ, नहीं, आप तो बस ये देख लो जिसका मोलर द्रव्यमान सबसे कम है उसका मोल सबसे ज़्यादा आएगा, गारंटीड है। ओके, तो भाई इसको ट्राई करना, ठीक है, आराम से। अगर नहीं किया तो कर जरूर लेना है, ठीक है। अगला क्या आपका, अगला देखो क्या, अब देखो ये वाला तो फिक्स ही है कि 4.25 ग्राम NH3 में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। कि 4.25 ग्राम NH3 में परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, है ना। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ और चीज़ और सिखाता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ देखो, अब देखो समझो, थोड़ी सी बात है कि मैंने आपको एक फ्लो चार्ट का बताया था, ठीक है। चलो थोड़ा वो फ्लो चार्ट क्लियर करते तो आप उसे और अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन और भी हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया, पदार्थ की मात्रा यानी मोल की बात करेंगे तो वो भार, संख्या और आयतन तीनों के बीच का संबंध देता है। और हम चाहें तो देखो, अभी मुझे भार बोला था, लेकिन भार से वो मेरे को मोल नहीं निकलवा रहा, वो निकलवा रहा है संख्या। तो मैं कैसे करूँगा, तो देखो हम इस फ्लो चार्ट से थोड़ा समझ सकते हैं चीज़ें। कैसे, देखिए अगर जैसे कि मान लो, अगर मुझे मान लो भार दिया हुआ, भार आपको दिया जाएगा ग्राम के अंदर ही दिया जाएगा, वो तो फिक्स है। तो अगर मुझे भार से अगर मुझे मोल निकालना तो मैं क्या करूँगा, मुझे बेसिकली डिवाइड लगाना पड़ेगा अपने मोलर द्रव्यमान से। उस पदार्थ का जो भी मोलर द्रव्यमान है उसे डिवाइड लगा दो,
तो बाहर में मोल तुम्हारे से डिवाइड लगा तो मोल मिलेगा। अच्छा अगर मुझे उल्टा करना हुआ तो मान लो कि आपको मोल दे दिया और बोला जाए भाई इस पदार्थ का भार कितना होगा बताओ, तो क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, जो भी मोल संख्या दी है उसमें आप इसी मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो। तो आपको वापस भार मिल जाएगा। देखो कॉमन सेंस है, देखो ये आपको जो फॉर्मूले थे वो सारे ऐसे तो बनाए। देखो ये मुझे ज्ञात करना था, मोल अगर मुझे पता तो इसका मैं गुणा ही तो करूंगा, तभी तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे। सही बात है कि नहीं है ना? तो वही वाली चीज, तो आप मोल और इनको बदल सकते हो आपस में। जरूरी नहीं कि बाहर से ही मोल निकाला जाए, अगर मोल पता तो आप उल्टा करके बाहर भी निकाल सकते हो, बस मोल और द्रव्यमान से गुणा कर देना, ऑटोमेटिक दिख जाएगा। चाहे फॉर्मूला याद कर लो चाहे फ्लो चार्ट से समझ लो, बात एक ही निकल के आ रही है। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से देखो संख्या के लिए भी आती है। अगर मान लो संख्या दी हुई हो, संख्या से अगर आपको मोल निकालना तो आपको पता है आप बेसिकली डिवाइड लगाते हो अवोगाद्रो संख्या से। लेकिन अगर मुझे उल्टा करना हो तो मैं क्या करूंगा? गुणा कर दूंगा। फॉर्मूला भी यही बोलता है कि भाई अवोगाद्रो संख्या से गुणा करो तो आपको मोल मिल जाते हैं, यही तो हमें करना पड़ता है ना? अच्छा अगला क्या है हमारा, अगर आयतन दिया तो आयतन वाला थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये गैस के लिए होता है, एसटीपी पर होता है, और आयतन का मात्रक आपका लीटर में होना चाहिए। तो आयतन अगर दिया है मोल निकालो तो क्या करोगे? तो आप बेसिकली डिवाइड लगाते हो 22.4 से, और अगर मोल से आयतन बदलना है तो आप यहाँ पे गुणा करोगे। वैसे ये लीटर ही होता है सर में, ठीक है, 22.4 लीटर। तो फिर आपसे क्या बोलते हो, आपको आयतन मिल जाता है लीटर में ही। ओके, तो इस प्रकार से चीज़ है। और देखो मैंने कुछ नहीं किया, वो जो फ्लो चार्ट है बेसिकली वो बेसिकली इन तीन फॉर्मूलास को रिप्रेजेंट करवा रहा है कि अगर मुझे आयतन पता है तो मैं 22.4 लीटर से डिवाइड लगाया तो मुझे मोल मिल गया, पर मोल पता होती तो मैं 22.4 लीटर से गुणा कर देता, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो आपको आयतन मिल जाएगा वापस एसटीपी पर। तो वही वाइस वर्सा वाली चीज़ है। ठीक है, तो आप चीज़ों को व्युत्क्रम है उल्टा करके आप चीज़ें पता कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, अब क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर मैं बाहर दिया मुझे संख्या निकालना, जैसे क्वेश्चन का भी टारगेट था हमारा, तो देखो अब देखो फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हो चाहो तो। भार पता है मुझे संख्या चाहिए, मैं कैसे करूंगा? रास्ता देखो, पहले भार से मुझे मोल निकालना पड़ेगा, फिर मोल से फिर मैं संख्या निकाल सकता हूँ अवोगाद्रो संख्या से गुणा करके, डायरेक्ट हो जाएगा हमारा काम, है ना? अगर वो बोलता है कि बाहर है आपको आयतन निकालना है तो पहले बाहर से मुझे मोल निकालना पड़ेगा, फिर मोल से फिर मैं आयतन निकाल सकता हूँ एरो का फॉलो करके, है ना? तो वही वाली बात, तो ये फ्लो चार्ट आपको रास्ता दिखा रहा है, पर ये रास्ता ये भी बता रहा है कि भाई आप मोल की मदद से भार, आयतन और संख्या तीनों को एक दूसरे में बदल सकते हो। बस करना क्या पड़ेगा, जो भी चीज़ दी है उसको पहले मोल बदल लो, फिर मोल का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के आप उनको अगेन दूसरे पदार्थ के रूप में बदल सकते हो, पदार्थ की अलग भौतिक राशि के रूप में उस पदार्थ की मात्रा की देख सकते हो। जैसे कि देखो अभी जो हमें क्वेश्चन दिया, मैं देखो इसी में करके देखते हैं, है ना? हमें दिया 4 ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला था कि 4.25 ग्राम NH3 इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7। इसमें आपको क्या निकालनी है? आपको परमाणुओं की संख्या। ठीक है, ये बेसिकली जो है आपको याद करना है ना, परमाणुओं की संख्या। हाँ ठीक है, अब देखो समझो, अब मैं क्या करूंगा, पहले तो देखो मुझे पता है कि NH3 के एक अणु में होने को 4 परमाणु होते हैं, है ना? अगर मुझे मात्रा दी है वो पूरे अणु की दी है, मुझे पूछ रहा है NH3 के परमाणुओं की संख्या याद करनी है इसके अंदर, पर उसके लिए पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई 4.25 ग्राम के अंदर हमारे पास कितने NH3 के अणु होते हैं। कि ये जो मात्रा है मुझे NH3 पदार्थ की दी गई है जो कि एक अणु होता है। ठीक है, तो पहले मुझे इसकी संख्या पता होनी चाहिए, है ना? हाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा, तो पहले हम निकालेंगे मोल, किसके? हम मोल निकालेंगे, किसके? हम मोल निकालने वाले हैं NH3 अणु के। तो क्या हो जाएगा, तो ग्राम मात्रा कितनी दी है? 4.25 अपन NH3 का भार कितना होता है? तो NH3 का भार हमारे पास होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 111 होता है, तो 14 + 3 17,
ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल डिवाइड लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मैं पूरा डिवाइड नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ सिर्फ दिखा रहा हूँ करके, ठीक है। तो 4.25 अपॉन में 17 मोल, इतने माने मोल आ जाएंगे अभी के लिए, चाहे तो डिवाइड कर लेना, लेकिन अभी आगे कैलकुलेशन और करनी है, ठीक है। अब तो का मोल पता चल गया, तो क्या मैं इससे इसके कणों की संख्या निकाल सकता हूँ, केवल NH3 के अणुओं की संख्या, तो निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो क्या करोगे, मोल पता है, क्या करना पड़ेगा, अवोगाद्रो संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो 4.25 अपॉन में 17, इसमें गुणा कर देंगे 6.022 गुणा 10⁻23 से। जब ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, NH3 अणु मिलेंगे। इसमें क्या मिल जाएंगे आपको, NH3 अणु। अब अगर किसी बच्चे ने यहीं छोड़ दिया तो वो गलत माना जाएगा, रीजन क्योंकि अणु की संख्या निकाली है, अणु की मात्रा थी तो उससे अणुओं की संख्या निकाली गई, लेकिन हमारा फोकस है परमाणुओं के ऊपर। अब NH3 के अंदर देखा जाए तो एक अणु में 4 परमाणु होते हैं, एक नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के, टोटल 4 परमाणु हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए हमारे पास, तो परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, अब देखो तो कुल परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, इसके जितने भी अणुओं की संख्या आई थी उसका मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा ना, 4 क्योंकि एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणु है, टोटल तो 4 परमाणु हो गए ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो यानी कि 4.25 डिवाइड बाई 17 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23, और इसमें गुणा करना पड़ेगा मुझे 4 से, तो इतने परमाणु हो जाएंगे बस टोटल, ठीक है। और आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाके आपका आंसर सही से निकल के आएगा, और फिर आप जाकर के फाइनली जो भी आएगा फिर आपको यहाँ पे मैच करवाना पड़ेगा ऊपर वाले इसमें, ठीक है, तब जाके आप इसको सही से कर पाओ, ठीक है। लेकिन इतनी कैलकुलेशन देखो करनी ही पड़ती है, तो कोई ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लेंदी हो सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की जाए ना अच्छे तरीके से, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हो, आराम से कर पाओगे, लेकिन वरना थोड़ा सा टाइम लगता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है, डन हुआ नहीं हुआ है, चलिए मुझे एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट से, अभी थोड़ा हैंग हो रहा हो जैसा भी हो रहा हो, लेकिन एक बार कमेंट करके ट्राई करिए, मुझे बताइए कि हुआ नहीं हुआ। और देखो सिमिलर क्वेश्चन अगला वाला भी सेम है, यहाँ पे तो ग्राम में CO2 की थी, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, तो पर्टिकुलरली CO2 के अंदर देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन परमाणु है, तो आप CO2 की पहले टोटल संख्या निकालोगे और 2 से गुणा करोगे, क्योंकि एक CO2 में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो जितने भी CO2 की संख्या आएंगी उसका डबल करना पड़ेगा, उतने आपके ऑक्सीजन के परमाणु आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इस प्रकार से आप 8वां वाला क्वेश्चन करते हो, 7वां 8वां कहीं ना कहीं एक जैसे ही है, ठीक है, क्लियर है। और इसी प्रकार से देखो, अगर देखा जाए 9th वाला क्वेश्चन और 10th वाला क्वेश्चन भी आप आराम से ट्राई करते हो, मैं चाहूंगा कि आप उसे करना भी चाहिए, ठीक है, एक बार देख के बताओ मुझे। ओके ठीक है, 8वां वाला हो जाएगा, 9 10 भी हो जाएंगे, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। पर यार देखो एक चीज़ ध्यान रखना हर रोज, देखो आपको
ये जो क्वेश्चन थे ये आपको पहले ही कर लेने चाहिए थे ना, इतने मुश्किल नहीं थे अपने लिए, ठीक है। ओके, तो देखो डीएसए वैसे हम सॉल्व करेंगे नो डाउट, लेकिन ना आपको भी अपने लेवल पर सॉल्व पूरा करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने फ्लो चार्ट देख लिया, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे फिर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आराम से देखना, मुझे बताना इस सवाल का जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन ये बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि एक त्रिपरमाणवीय गैस है, उसके 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, और यहाँ पे Na की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर दी हुई है। बताइए भाई। देखो अब देखो यहाँ पर, अब देखो हमें क्या बात आती है, यहाँ पर हमारी बात आती है परमाणुकता, एक शब्द आता है। परमाणुकता क्या बोलता है मतलब कि किसी अणु की परमाणुकता क्या होती है। चलिए बट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ना, क्योंकि आगे भी आएगा, तो अभी क्लियर करके रख लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोलता है, एटॉमिसिटी। मतलब इसका मतलब क्या होता है, किसी अणु की परमाणुकता का मतलब क्या होता है कि कोई अणु कितने परमाणु से मिलकर क्या बनता है, वो संख्या। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। वो जैसे कि देखो एक हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आपको कोई बोल रहा है, कोई कहीं पे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है द्विपरमाणुक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितने परमाणु की संख्या है, मतलब बेसिकली द्वि का मतलब क्या था, दो, परमाणु का मतलब तो परमाणु आता ही है, तो दो परमाणु से मिलकर बना हुआ ये। कहीं पर लिखा हुआ है मान लो त्रिपरमाणुक, इसका मतलब क्या आ जाएगा, कितने परमाणु हो जाएंगे, तीन परमाणु। तो बिल्कुल जैसे मतलब संधि विच्छेद कर लो बस आराम से। द्वि का मतलब दो होता है, परमाणु का मतलब परमाणु आ रहा है, त्रिपरमाणु का मतलब क्या है, तीन, और परमाणु तो परमाणु है ही, तो उस आधार पे, ठीक है। चलिए भाई इसको देखो और मुझे बताओ भाई इस सवाल का जवाब कैसे निकाल सकते हो। ओके हुआ कुछ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक त्रिपरमाणुवीय गैस है, मतलब कोई गैस है जो तीन परमाणुओं से मिलकर बनती है। उस पूरी गैस के मोल क्या दिए हुए हैं, आपको दिए 0.1 मोल। तो इसमें कणों की संख्या क्या होगी, तो देखो 0.1 मोल है, तो पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास वहाँ पे उस गैस के कणों की संख्या कितनी है। उसके बाद आपको पता है कि एक गैस के कण में तीन परमाणु होते हैं, तो जितने भी गैस के कणों की संख्या निकल के आएगी उसका आपको 3 गुना करना पड़ेगा। मीनिंग तो ये निकल के आ रहा है ना हमारा, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर देखा जाए इसका सॉल्यूशन अगर मैं देखूँ, तो मैं यहाँ पर अक्सर लिख लेता हूँ कि आपको क्या बोला, आपको 0.1 मोल। अगर आपको 0.1 मोल त्रिपरमाणुवीय अगर गैस दी हुई है, तो ऐसे में अगर देखा जाएगा तो हमारे पास पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा इसकी ओवरऑल कणों की संख्या कितनी होगी। तो कितनी हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी 0.1 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। हमें इतने ओवरऑल क्या हो जाएंगे, कणों की संख्या, इतने कण आपके पास रहने वाले हैं उस गैस के।
सही है ना। और तो चाहो तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो वैसे, या चाहो तो अभी छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा परमाणुओं की संख्या। अब क्योंकि त्रिपरमाणु तो हम जानते हैं एक अणु के अंदर 3 परमाणु होने वाले हैं, हमारे पास इतने सारे अणु हैं, इतने सारे कण हैं, तो कितना इसका 3 गुना, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो 3 गुणा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 18 और 18 गुणा 0.1 1.8 066 इंटू 10⁻23। ये जो है इसका आंसर में आना चाहिए, है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मोटा मोटा देखो तो 1.806 इंटू 10⁻23, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन तीसरा जो है वो इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिकली अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन देखो ध्यान देगा, अगर हम मोल की अगर बात करेंगे तो आपको यही चीज़ करने की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा दी जाती है, ठीक है, कि आप पदार्थ की मात्राओं को सही तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित कर पाओ, नंबर एक चीज़, उससे आप सही तरीके से कणों की संख्या ज्ञात कर सको। इसका उपयोग आगे जाकर के जो रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से जेईई मेन और एडवांस के अंदर तो मतलब क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, जो कि हर साल रहता है, तो वो आप उनको अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ये एक अकेला चैप्टर है जो फिक्स गारंटीड जेईई मेन में भी और एडवांस में भी, दोनों में ही क्वेश्चन देता है, ऑलमोस्ट हर ईयर देता है, मतलब जेईई मेन में तो देता ही देता है, और जेईई एडवांस में भी देगा ये क्वेश्चन, ही हमेशा देता है, हर साल में देता ही है। तो इसलिए इसको आपको अच्छे से जरूर करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन और भी है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो देखो ग्राम में मात्रा दी है और हर एक अणु का फॉर्मूला दिया है, तो आपको केवल उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। जिसमें मोल की संख्या सबसे ज़्यादा आ रहेगी वहाँ पे अणुओं की संख्या अधिकतम है। अच्छा, इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं वैसे, कि जहाँ पे मोल की संख्या न्यूनतम आ जाएगी वहाँ पे कणों की संख्या भी न्यूनतम है, इसका मतलब ये भी हो जाता है, ठीक है। इसको ट्राई करना, ठीक है, होमवर्क में। जैसे ये वाला था, इस वाले को ट्राई करना आराम से, ये तो सिंपल है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको करवाया भी है, आपने देखा होगा। देखो 18 ml जल है, एक आपको दिया है 0.18 ग्राम जल, एक आपको एसटीपी कंडीशन दी 180 m और 273 केल्विन टेम्परेचर। बेसिकली आपका ये क्या है, आपका ये यहाँ पर आपको सामान्य तौर पे क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है एसटीपी की, ये एटीएम नहीं है, यहाँ पे एसटीपी कंडीशन दी हुई है आपको, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपको क्या आती हुई है, आपको एसटीपी, ठीक है। और आपको जलवाष्प का आयतन देखो, एक तरफ आपको 10⁻³ मोल दी हुई जल के, तब ऐसे में आपको तीनों में कंपेयर करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना इन पे तो आप और अच्छे तरीके से मोल को समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर क्या था, देखो अगेन 620 ग्राम सोडियम ऑक्साइड के मोलों की संख्या निकालनी है, ग्राम में मात्रा दी हुई है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो बता दूँ, अभी आपको नहीं पता होगा शायद, इसका फॉर्मूला होता है आपका Na2O। तो इसका सही मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेना, बस वो ज्ञात करके डिवाइड लगा दो कि आपको ऑटोमेटिक आंसर दिख जाएगा। लेकिन ये देखो, ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन ये आइडिया किस लिए, कि आप घर पर अभी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आज सोने से पहले एक बार के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके सोना बेस्ट रहेगा, कल के लिए मत टालना बस इसको, ठीक है। ओके, क्लियर है। देखो क्वेश्चन ये भी, जैसे ये भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कि 80 ग्राम ऑक्सीजन में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उपस्थित होंगे किसमें से, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, आपको परमाणुओं की संख्या पूछ रही है, यानी कि आपको यहाँ पर मोल संख्या देखना पड़ेगा कि जितने मोल ऑक्सीजन के होंगे 80 ग्राम के अंदर, उतने आपको हर एक में निकाल करके देखने पड़ेंगे कि कितने मोल में रहने वाले, जिसमें मोलों की संख्या बराबर आ जाएगी वहाँ पर कणों की संख्या बराबर है, आंसर हमारा हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। और भी देखो क्वेश्चन और भी हमें दिया हुआ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पर कौन सा सबसे भारी रहेगा, जिसके मोल की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी उसका भार भी सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। तो ऐसे करके, तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मैंने इसमें दिए हैं, तो आराम से प्रैक्टिस करेगा, और आज के डीएससी में भी आपको इसी के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ओके, क्लियर है, ठीक है। और देखो एक बार ध्यान रखो, थोड़ा कमेंट करे करो, और जो आपका टैबलेट का इशू है हर रोज चिंता मत करो, उसके लिए मैं अभी बोल देता हूँ, तो टीम में से थोड़ा वर्क करके आपके टैबलेट का जो ओवरऑल जो कमेंट वाला पार्ट है जो स्लो चल रहा है उस पर भी थोड़ा सा फास्ट से करवा देंगे। ओके, क्लियर है। चलिए समझो, फिर आज के सेशन में फिर मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा, चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हुई होंगी कि फॉर्मूलेज 3 है, लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला यूज में लेना है, और कैसे कन्वर्जन करना होता है बाहर आयतन संख्या के बीच में, वो भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो आज की डीएससी की प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चंस दिए हैं इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस में बढ़ जाएगा सही आंसर निकालने पर, ठीक है। चले, तो फिर आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड